तो घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। घाटी के सभी राजनीतिक दलों से बात की गई है और उसी बैठक पर हम देश की बहस कर रहे हैं, उसी बैठक का विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ पीडीपी से एमआर कुरैशी साहब हैं, मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख बशीर अहमद जी हैं, मेरे साथ सुशील पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपने एक दर्शक प्रदीप शर्मा के पास इंदौर में। प्रदीप, मुझे बताइए, आज की बैठक आपको उत्साहित करती है? बिल्कुल सही करती है। प्रधानमंत्री जी जो देश को पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं देश के प्रति, वो 370 और 35A की जो बहाली करी है देश के लिए, वो देश के हित में करी है। कश्मीर हमारा शुरू से अभिन्न अंग रहा है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश है कि कश्मीर को उसमें जोड़ा जाए। जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको देश में सम्मिलित किया जाए। और इसके बाद दूसरे नंबर ये जो मीटिंग चल रही है उसमें जो युवा नेताओं को लेकर प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, वो देश हित में ही कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं पुराने अनुभवी व्यक्तियों से। तो जो देश हित के लिए ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये काम कर रहे हैं, और मैं मोदी जी के साथ हूँ। ये मैं किसी पार्टी विशेष से की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम है। और ये आने वाले समय में जैसे परिणाम है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे देश। ठीक है, राजीव जेटली जी के पास चलूंगा, लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा हाथ उठा रहे हैं। आलोक शर्मा जी ने उनसे कुछ सवाल किए थे, शायद वो जवाब देना चाहते हैं। जनरल सिन्हा, बताइए, उनका सवाल था कि क्यों चले गए थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान? जरूर जरूर, वो सवाल तो जरूर देंगे जवाब। और इसके पहले आपके चैनल के ऊपर में सुशील पंडित साहब बैठे हुए हैं और मेरी बहन है, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो योगदान रहा है आज के दिन में जम्मू एंड कश्मीर में, अनपैरेलल है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये ऐसा मेरा मानना है और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। उनके जो भी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ी है, वो उसका कोई पैरेलल नहीं। बट एक चीज को मैं आज गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि यदि ये प्रक्रिया होगी तो पंडितों को बचाया जाए, बीजेपी कहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो कश्मीरी पंडितों का है उनको सब लोगों ने मानते हैं, पर कोई करता नहीं उनके, और केवल बातों के अंदर रह जाती है। और ये बेचारे, क्योंकि इन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं कोई नहीं लड़ी जम्मू एंड कश्मीर। मैंने इनको जमीन पे देखा है, क्योंकि इन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, इनके ऊपर जुल्में हुई मगर इन्होंने हथियार नहीं उठाया। पर आज के दिन में मेरा यह मानना है कि वहां पर अमित शाह हो या मोदी हो, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि गुलाम नबी वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि वहां पर बैठे हुए सभी लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व होगी जब आप कश्मीर के अंदर में पूरे राज्य का दर्जा, जो ये भी जानते हैं, और जब आपके ऊपर जब इलेक्शंस होते हैं, इनको भी बढ़ चढ़ के हाथ लेने पड़ेंगे। बहुत कश्मीरी पंडितों ने ग्राउंड लेवल के ऊपर, आलोक शर्मा जी, एक लाइन से राजीव जेटली जी, इस इलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी। ठीक है, मूल सवाल जो था वो नहीं आया सामने, इमोशनल कार्ड पे। मैं जवाब दूं, एक सेकंड दे दूं आलोक जी, सिन्हा साहब, आलोक जी को दे देता हूं, मैं दे देता हूं। सिन्हा साहब, कोई बात नहीं, सिन्हा साहब एक मिनट में बोल दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं साहब, हमने तो 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे सिन्हा साहब सुनिए ना जरा, मैंने आपकी बात शांति से सुनी ना, आप फिर बोल रहे हैं। कश्मीर पंडितों की बात की है, बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने सगा। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इस बात को मानते होंगे बिल्कुल। कश्मीरी पंडित भाइयों से पूछिए कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं, बीजेपी बताए। मैं जनरल सिन्हा सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद मुझे राजीव जेटली जी के पास जाना है, उनके साथ अनफेयर होगा। आलोक जी अपने बात रख दिए। दीपक जी, मुझे याद है 2008 के अंदर अमरनाथ हो गया। आलोक जी प्लीज सुन ले, कितना हंगामा हुआ था। आज तो 6.5 साल से जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन तो मिली गई होगी। मेरे भाई आलोक साहब सुन ले मेरी बात, आने का काम है इनका। ठीक है, हमारी जनरल सिन्हा जल्दी कंक्लूड करिए, मुझे राजीव जेटली जी के पास बढ़ा था, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं देगा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन का क्या हुआ। उसी बस में बैठ के गए हैं जिसके अंदर में वाजपेयी साहब गए, और देखिए जो बातें होती हैं, मगर आप लोगों ने कभी हाथ उठा करके नहीं बोला कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल करें। जब आप प्रॉब्लम याद, मनीष सक्कर कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट बदल दीजिए,
आज उसके बाद एक इनके नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बातें चल जाएंगी, अभी 15 दिन पहले फिर वही बातें करते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, यहाँ के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करे पाकिस्तान, तब मुझे प्रॉब्लम आती है, तब मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं कोई भी दल से नहीं, मेरे लिए उतना ही अजीज है। तो इनकी जवाब ये मैं देना चाहता हूं, आप सिलेक्टिव वे में काम नहीं कर सकते। क्यों चले गए मोदी जी? मोदी जी गए, पूरा नेक इरादा था कि सॉल्व करने है प्रॉब्लम, जिस तरह से पहले होता रहा पैसा नहीं हुआ, तभी सर्जिकल स्ट्राइक की, तभी बालाकोट, चाइना में भी जाकर गले मिल रहे थे ठीक है। राजीव जेटली जी बताइए, इसके बाद तो देखें क्या हो रही है। आलोक शर्मा ने मुद्दा उठा दिया है, क्यों गए मोदी जी? आलोक जी, राजीव जेटली जी से बयान ले लेते हैं, उसके बाद में आता हूं आपके पास। मुझे शेख बशीर अहमद के पास भी जाना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नहीं, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने नागरिकता दीपक जी आपसे एक आग्रह करूंगा, दीपक जी ये बीच में बोलेंगे, मुझे मालूम है इनकी आदत है, इन्हें मालूम है कि मेरे पास अब जवाब नहीं होगा, इसलिए मैं बीच में पूरी तरह से जो इसलिए मुझे मालूम है ये बीच में जवाब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि बीच में शोर मत आ जाओ, जवाब करने का समय नहीं आलोक जी सुन लीजिए ना, अनफेयर होगा। मैंने राजीव जेटली जी को भी रोका था जब बीच में बोल रहे थे। मैं एक ही बात कह रहा हूं दीपक जी, अब मुझे लगता है कांग्रेस के जितने नेता नीचे बैठते हैं आपके चैनल्स पे, उनके नीचे से प्रवक्ता हटा दीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ रख दीजिए। पता क्यों? क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के लोग जब भी आपके चैनल पे बैठते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है कि मैंने ये किया था, आपने ये नहीं किया है। अब आलोक शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कहां कहां पे कॉलोनियां बनाई थी, जिन कॉलोनियों का काम अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे रोक दिया है। नंबर 1। नंबर टू सुनिए, नंबर 2 जरूर लीजिएगा दीपक भाई, 370 को वापस बहाल करेंगे। ये आज चैनल पर बोलेंगे अपनी कार्यकारिणी के अंदर जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम आज भी उस गुपकर अलायंस के साथ ही खड़े इस मुद्दे के ऊपर कि 370 कश्मीर में दोबारा बहाल होना चाहिए। नंबर 3, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब आपने कहा रोजगार की बात, अरे जब तक कश्मीर के अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर के बच्चे को वहां पर एजुकेशन और रोजगार नहीं मिलेगा, वहां कैसे जाएगा बताइए? ये अधिकार किसने चुना हुआ था? उस रेजोल्यूशन ने जो कांग्रेस ने पास करा अगस्त 2019 में, जिसमें कह रहे हैं वापस वही व्यवस्था कर देंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति कश्मीर पे जाकर ना पढ़ाए, ना कोई इंजीनियर सेटल हो, ना वहां पे कोई भी व्यक्ति जाकर अपना व्यापार कर सके, ताकि ना तो वहां रोजगार उत्पन्न हो, ना वहां के बच्चों को एजुकेशन मिले, ना वहां के बच्चों को रोजगार मिले। दलितों का अधिकार छीनने के लिए कश्मीर 370 का रेजोल्यूशन दोबारा रिवोक करेंगे। वहां पर ये वहां पर उन बच्चियों के अधिकार छीनेंगे जिनको वहां पर अब अपने घर में अपने प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिलने वाले। ये सारे अधिकार छीनने का रेजोल्यूशन कहां पास हुए? कश्मीर में नहीं, दिल्ली में पास किए गए। ये दिल्ली के रेजोल्यूशन में पास किए गए। ठीक है, आप सीधे आलोक शर्मा जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। कश्मीर के विकास में क्या 370 एक बहुत बड़ी बाधा नहीं था? मैं उत्तर दे देता हूँ। धारा 370 अभी भी नहीं हटी है। अभी किसी एक बच्चे को जम्मू कश्मीर के बाहर के को नौकरी मिली हो तो उसका नाम बता के जाइएगा आप लोग। 3 साल हो गए हैं। अरे आपको कपटी राष्ट्रवादी से प्रभावी हो गई आलोक जी। आप यही बोल रहे हैं कि गाय के गोबर से गेहूं बनता है, तो मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ, गोबर की खाता हूँ, खाद लगती है उसकी। मैं कह रहा हूँ एक बच्चे का नाम बता के जाइएगा। आप मुझे एक बच्चे का नाम बता के जाइएगा और एक आदमी का जिसने 100 गज जमीन का टुकड़ा खरीदा हो और उसमें 15 साल का क्लॉज कोरोना के आवरण में पर्दे में डाला कि नहीं, ये कश्मीरी पंडित भाई से पूछ लीजिएगा। करते तो नहीं थे आप। दूसरी चीज, ऐसी बातें करते तो नहीं थे। रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। जब ये पार्टी आप मुझे नाम बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपकी मजबूरी बन जाती है चैनल पर आकर इधर-उधर की बातें करना। सुनिए ना भाई, मैच्योरिटी के साथ बात करते थे आप हमेशा। बात पे अब मैच्योरिटी के साथ बताइए में खड़ा कर कि आप क्यों वापस और एक नाम बता के जाना, जम्मू कश्मीर के बच्चे के बाहर को नौकरी मिली हो। एक नाम क्यों लगवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के सरकार ने रेजोल्यूशन पास क्यों किया आपने? एक मिनट दीपक भाई देखिए, रेजोल्यूशन पास क्यों किया आपने, ये बता दीजिए मुझे। दूसरी, ये पब्लिक डोमेन में है, जरा देख ले भाई साहब। अच्छा राजीव जेटली जी, चलिए 370 पे जवाब दीजिए, मुझे कंक्लूड करना है। शेख बशीर अहमद के पास जाना है प्लीज। दीपक भाई, 2008 में एक उड़ान योजना आई थी जिसमें 5000 बच्चे पढ़ते थे। कंक्लूड करिए आलोक जी। क्षेत्रों में एक योजना का नाम बताइए कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम इस मोदी सरकार ने किया हो।
और दुर्भाग्य है कैसी कि बच्चों कश्मीर वाली से जो बातें भी कर टीवी रहे स्क्रीन हैं। पर बैठ जाता ये मोदी आकर सरकार ही तो उसको है जो 80,000 टीवी करोड़ रुपए के लेकर भाग गई, और जिसमें भारतीय जनता IIM, पार्टी के IIT, प्रवक्ता 50 हेलो, हमेशा मेडिकल ये कहते कॉलेज, हैं कि आप नर्सिंग पाकिस्तान चले कॉलेज, जाइए, आप पाकिस्तान रोजगार, चले जाइए, आप 10,000 पाकिस्तान चले जाइए। कश्मीरियों और को दीपक जी रोजगार, एंकर्स 3,000 रोकते कश्मीरी नहीं है, पंडितों को दुर्भाग्य रोजगार, ये है। मोदी ये सरकार ही जो तो है। दो लोग ये बैठे मोदी हैं सरकार इनको ही तो है। गुंडे तक कहा गया आप आपके बताइए शो ना, में, अब लेकिन अच्छा आपको राजीव जी नहीं रोका। कंक्लूड करने दीजिए ना उनको प्लीज। राजीव जी कंक्लूड करने दीजिए आलोक जी को प्लीज। आलोक जी कंक्लूड करिए। वो कश्मीर में अधिकार लेने के दूसरी लायक है। चीज, ये था कि पहले व्यवस्था 3,000 बताइए। जॉब का वादा हमारी सरकार ने किया था, जिसमें 1963 अरे लोगों को वायदे, जॉब मिली थी कश्मीरी पंडितों अरे को। वायदों की बात मत ये ऑन कीजिए, रिकॉर्ड है पार्लियामेंट के वायदों की बात ऊपर। मत कीजिए, वायदे तो आप दूसरी शुरू से चीज, करते हैं। अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है। उड़ान योजना आपने क्या बंद रिकॉर्ड में किया, है? आते ही स्कॉलरशिप बंद हुआ वहां पर, जबकि वो जम्मू कश्मीर आपको के बच्चों मालूम को है, जोड़ने का एक आपको तरीका था। मालूम है दूसरी चीज, कितने अरे रोजगार सुनिए ना स्कीम भाई, चलाई आप गई है वहां? मैं नहीं आलोक भाई फिर किसी दिन इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जेटली जी आप दोनों को लाएंगे, लेकिन मुझे शेख बशीर अहमद के पास जाना पड़ेगा। शेख बशीर अहमद साहब ने एक भी कमेंट नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं उसके शेख बशीर अहमद जी, बताइए आज की बैठक के बाद क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र की बहाली जल्दी हो जाएगी? उम्मीद है जो ऑल पार्टीज मीटिंग आज वहां हुई है प्राइम मिनिस्टर के घर पे, उससे ये उम्मीद बन पाई है कि शायद जो बर्फ है कश्मीर के अंदर, जो बर्फ है जम गई है, वो पिघलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद बन पाई है। ये बड़ा कम्प्लेक्स इश्यू है। मेरे जो पैनलिस्ट साथी हैं वहाँ बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ कहा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं। रियलिटी ये है कि 2014 के बाद बीजेपी ने ऐसा तस्वुर दिया, ऐसा नैरेटिव दिया कि हिंदुस्तान शायद 2014 के बाद ही बना, उससे पहले था ही कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में 370 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया, कहा कि ये चूंकि रियासत के खिलाफ था, और या अभी इसका ये कहा, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 370 की वजह से जो लैंड टू दी टिलर किया गया, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर आज 72 साल के बाद या 73 साल के बाद आज एक सूरत है कि यहाँ कोई हाउसलेस नहीं है, यहाँ कोई शेल्टरलेस नहीं है। हर एक आदमी जो है अपना चीज चला रहा है। जब पठानकोट क्रॉस करते हैं तो हमें पूरे इंडिया के अंदर पुलों के नीचे भी लोग नजर आ रहे हैं और सड़कों के ऊपर भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, बिहार के अंदर भी हैं, बंगाल के अंदर भी हैं, उड़ीसा के अंदर भी हैं। 370 का फायदा था, हटा दिया गया। बशीर साहब यहीं पर रुकेंगे। आपने उम्मीद जताई है, बर्फ पिघली, अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं, देश के बहस के दर्शकों का 100% दर्शकों का मानना है कि 370 और 35 से अब इतिहास की बात हो चुकी है जम्मू और कश्मीर के लिए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।